हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 20 फरवरी 2025 के 3 प्रमुख समाचारों को देखते हैं, जिसमें से पहला है कि सुंदरवन का जो मैंग्रोव वन क्षेत्र है वो प्राकृतिक और मानवकृत जो चुनौतियां या खतरा उसके सामने आते हैं उससे लड़ने में सक्षम है। ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है लेकिन यह महत्वपूर्ण है, इसको हम चर्चा करके इसको हम देखेंगे। दूसरा है कि आईफोन के कारण, जो एप्पल का आईफोन है उसके कारण भारत में स्मार्टफोन का निर्यात काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और यह कहीं न कहीं पिछले 10 महीने में ही अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ही जो है, या कह सकते हो, या ये जो है दिसंबर क्या बल्कि जनवरी तक जो है ये 1.5 लाख करोड़ पहुंच चुका है ओवरऑल निर्यात, जिससे 1,80,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले साल की अपेक्षा लगभग 40% का ग्रोथ रेट दिखाता है, जिसमें से एप्पल का निर्यात, आईफोन का निर्यात ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो इस पूरे चीज़ को समझेंगे। तीसरा समाचार है आरबीआई डेटा। आरबीआई डेटा करके एक मोबाइल एप्लीकेशन आरबीआई ने लॉन्च किया है, जिसके तहत बहुत सारे लोग देश के विभिन्न आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों को इस ऐप के जरिए व्यवस्थित तरीके से सस्टेनेबल एक सही स्रोत के से जो है वो जान सकेंगे, और भी इसमें कई सारी सुविधाएं हैं जिसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। सुंदरवन प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों का सामना करने के लिए सक्षम है। देखिए, ये सुंदरवन का एक इलाका है, सुंदरवन मैंग्रोव क्षेत्र, जो कि भारत और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी डेल्टा के क्षेत्र में पाया जाता है। और ये मैंग्रोव क्षेत्र दुनिया का सबसे विशाल मैंग्रोव क्षेत्र है, यहाँ पे जो सुंदरवन है। और मैंग्रोव वनस्पतियाँ जो होती हैं वो क्षार सह वनस्पतियाँ होती हैं और आमतौर पर ऐसे जगह पाई जाती हैं जहाँ पे मीठे पानी और खारे पानी का सम्मिलन हो रहा हो, यानी एस्चुरीज में, डेल्टा में ये बहुत, यानी तटीय इलाके में, समुद्र तटीय इलाकों में ये पाई जाती हैं। और इसका सुंदरवन नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अब जहाँ तक देखा जाए कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें ये बात कहा गया है कि सुंदरवन का डेल्टा मानव एवं प्रकृति निर्मित हर तरह के चुनौतियों से सामना करने में वो सक्षम है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं उनके अंदर एक लिंकेज मॉडल है, लिंक है, कई सारे मल्टी लिंक है, इनके जो जड़ें हैं और भी तरीके हैं उसके तरह ये प्रकृति से काफ़ी जुड़ी हुई हैं। साथ ही इनके अंदर मेमोरी भी है या याद रखने की सूचना है, जो पिछले चुनौतियों से सीख के उससे कैसे निपटना है इसके करती हैं। ऐसे में ये जो अध्ययन का रिपोर्ट है, आगे हम जो मैंग्रोव को संरक्षण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसमें प्राकृतिक समाधान के रूप में ये दिखा सकता है कि अगर मैंग्रोव को प्राकृतिक रूप से ही संरक्षित कर दिया जाए तो अपने आप को वो संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, आइए जरा देखते हैं इसके बारे में। देखिए, भारत और बांग्लादेश स्थित सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। सुंदरवन इसलिए कि इसमें सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी एक वृक्ष है, उसकी अधिकता के कारण इसे सुंदरवन नाम दिया गया है। और ये जो मैंग्रोव्स हैं ये पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है और ये चक्रवातों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है। साथ ही साथ पक्षियों, जानवरों, कीड़ों की एक बड़ी विविधता और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में भी मदद करता है। ये तो इसकी उपयोगिता, और हाल ही में सुंदरवन को कई प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक हालिया अध्ययन ये भी बता रही है कि यह इन खतरों से उल्लेखनीय रूप से वो सहन करने में या उससे सहनशील बना हुआ है, जिसके लिए कई सारे जो है उसमें जो बेसिकली 2 चीज़ें दिखी गई है कि इसके अंदर कई सारे लिंक है और इसके अंदर स्मृति भी है जो उन खतरों से कैसे निपटा जा सकता है। ठीक है, अगर हम देखें सुंदरवन मैंग्रोव वन क्षेत्र, तो सुंदरवन मैंग्रोव वन दुनिया का सबसे बड़ा 1,40,000 हेक्टेयर मैंग्रोव वन क्षेत्र है, यानी अगर देखा जाए तो ये 14,000 वर्ग किलोमीटर आता है और ये बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह स्थल ज्वारी एस्चुरीज, कीचड़, नमक सहित मैंग्रोव वनों के छोटे द्वीपों के एक जटिल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, यानी यह अपने क्षेत्रों में जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला इसमें जुड़ी हुई हैं, जिसमें से टाइगर से लेके बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर से लेके अजगर, मगरमच्छ और कई सारे कीटों की प्रजातियां हैं और ये एक तरह से
विशाल इसमें देखा जाता है। सुंदरबन पर ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस की रिपोर्ट कहती है कि संकट और लुप्तप्राय प्रजाति जैसे बंगाल टाइगर, इरावदी नदी डॉल्फिन, पंखहीन पोरपोइज, एस्चुरियन मगरमच्छ यहाँ रहते हैं। और भारत के पूर्वी तट पर 90% जलीय प्रजातियों के लिए, यानी पूर्वी तट पे जितने प्रजाति हैं उसका 90% के लिए एक नर्सरी यहाँ या यहाँ पे वो एक तरह से नर्सरी होता है जहाँ पे ये संरक्षित रहते हैं। और ये तटीय तूफानों और भयंकर लहरों और हवाओं के लिए भी एक जैव ढाल के रूप में भी कार्य करता है। और जो सुंदरबन का भारत में जो हिस्सा है, जिसे भारतीय सुंदरबन कहते हैं, ये IUCN की रेट लिस्ट में 2020 में इसे लुप्तप्राय या इंडेंजर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो ऐसे में इसके खतरों को मुकाबला करने के लिए एक अध्ययन किया गया है और उस अध्ययन के कुछ रिपोर्ट हैं। तो ये अध्ययन क्या है और इसमें क्या पाया गया है, तो देखिए IIT बॉम्बे, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र इसरो का जो है हैदराबाद, इन तीनों के शोधकर्ताओं ने मिलकर एक रिपोर्ट अध्ययन किया और उसके आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की, दक्षिण एशिया में सुंदरबन मैंग्रोव की मौसम संबंधी चरम स्थितियों और मानव जनित जल प्रदूषण के प्रति लचीलापन। ये पूरा इसका जो है नाम है। और इसमें जो है अध्ययन में ये परिणाम दिखाता है कि ये जो मैंग्रोव है यहाँ के, वो मौसम की चरम स्थितियों के कारण होने वाले शारीरिक तनाव से 1 से 2 सप्ताह के भीतर जल्दी तरह से उबज जाते हैं और मानव केंद्रित जल प्रदूषण के कारण पोषक तत्वों की संरचना में भी भारी गिरावट के बावजूद स्थिर उत्पादकता बनाए रखते हैं। यानी 2 चीज़ें अध्ययन में पाई गई कि अगर कोई प्राकृतिक चरम स्थितियाँ आती है, तूफान आता है, हवा तेज चलती है या और भी ज्वार आता, उसके बाद ये 1-2 सप्ताह के भीतर ये ठीक हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, उभर जाते हैं। और अगर कोई मानव प्रेरित यानी कोई प्रदूषण की कमी, जल प्रदूषण कर दिया गया या कोई जिससे न्यूट्रिएंट की आदि कमी हो जाए, उससे भी ये जल्दी ही अपना स्थिर हो जाते हैं और अपनी उत्पादकता को ये बनाए रखते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या इसमें क्या होगा, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे मैंग्रोव के क्षेत्र में जल और मौसम संबंधी जो चर है उसको लेकर लिंक स्ट्रेंथ और मेमोरी है। यानी इनकी जो लिंक है मौसम के कारण और जो बाकी अन्य चरों के कारण जिनके साथ वनस्पतियों का विकास होता है, उसके साथ इनके लिंक कई हैं और साथ ही साथ इनके अंदर मेमोरी भी रहता है। देखिए पौधे में लिंक स्ट्रेंथ और मेमोरी क्या है, तो देखिए मैंग्रोव जैसी बड़ी और जटिल वनस्पति प्रणाली में कई लिंक होते हैं, जैसे आपस में जुड़ी हुई जड़ें होती है, साझा पोषक तत्व और मिट्टी की संरचना और साझा तनाव कारक, ये सारी चीज़ें इनकी एक कह सकते हो कि लिंक स्ट्रेंथ होती है, जो कि इन्हें अपने जो आसपास के वातावरण से जोड़े रखते हैं। और इसमें एक मेमोरी का मतलब याद रखना होता है कि अगर इन पौधों ने अतीत में किसी जलवायु के खतरे को या किसी चुनौती का जिस तरह से सामना किया है, उससे वो याद रखते हैं और फिर उसके प्रति वो भविष्य के लिए वो प्रतिक्रिया देते हैं कि भविष्य में अगर उसी तरह की आती है तो पहले से ही प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कि हमें अगर कोई चीज़ जा रही हो, पता चला कि जैसे कि वही होता है, सीखने का तरीका ही होता है कि जैसे कहते हैं ना कि आग से जल जाए तो फिर हम आग को देख के बचा लेते हैं। ये यहाँ के वनस्पतियों में भी देखा गया है कि अगर इन्होंने किसी चुनौती आई है उससे अपने आप को झेला है तो उसको पता रहता है कि इस चुनौती में कैसे, और वो पहले से ही उसको प्रतिक्रिया देके अपने आप को बचा लेते हैं। और इसके कारण इनकी जो है मानवकृत और प्राकृतिक दोनों तरह की चुनौतियों से ये अपने आप को बचा लेते हैं। अब जरा सा देखते हैं कि ये अध्ययन मैंग्रोव संरक्षण प्रयासों में ये अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों है। अब ये अध्ययन किया क्यों गया है कि ये जानने के लिए कि कैसे सुंदरबन में जो वन है, मैंग्रोव वन हैं, वो इतनी चुनौतियों के बावजूद, मानवकृत प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, उसके बावजूद भी वो अपने आप को संरक्षित किए हुए हैं। और इसमें ये अध्ययन में ये पाया गया कि कारण ये है, इस तरीके से ये अपने आप को संरक्षित करते हैं, इनका लिंक स्ट्रेंथ है और मेमोरी है। लेकिन ये नहीं पता है कि ये कब तक अपने आप को संरक्षित रह सकती हैं, यानी वो लिमिट अभी नहीं पता है कि जहाँ पे जाके ये संरक्षण अपने आप को बचाए रखना, ये एक सीमा उनकी नहीं पता है कि कब जाके ये मैंग्रोव्स अपनी सीमा को छोड़ देंगे और फिर वापस सही नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में ये अध्ययन कह रहा है कि ठीक है कि अभी ये चुनौतियों का सामना कर रही हैं और प्राकृतिक रूप से अपने को तलाश कर रही हैं, अपने बचाने और संरक्षित करने का ये तलाश रास्ता कर ले रही हैं, लेकिन इनकी सीमा क्या होगी ये नहीं पता है और हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। साथ ही में जो भी हम दक्षिण एशिया में मैंग्रोव के संरक्षण के प्रयास कर रहे हैं उसमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम मैंग्रोव्स के ही नेटवर्क स्थापित कर दें, इनसे हम सीख के ये खुद को ही अपने को संरक्षित करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम उसी तरह से जो हम वैज्ञानिक समाधान कर रहे हैं, अगर उसमें प्राकृतिक आधारित समाधान यानी जो इसके अध्ययन से हमें निकला है
उस चीज़ को जोड़ दें तो हमारा संरक्षण प्रयास और बेहतर हो सकता है। अब जरा सा भारत में मैंग्रोव वन और मैंग्रोव वनों की उपयोगिता, यानी मैंग्रोव वन क्या होता है, मैंग्रोव वनों की उपयोगिता क्या होती है, उनके लिए क्या चुनौतियाँ, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, मैंग्रोव वन जो है ये नमक सहिष्णु पेड़ और झाड़ियाँ होती हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीयों में नदी मुहाने और अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी ये वहाँ पे उगते हैं जहाँ मीठे पानी और खारे पानी का मिलन होता है। ये आमतौर पर हवाई और सांस लेने वाली जड़ें और रसीली पत्ते होते हैं और ये फूलदार भी होते हैं। इसमें सांस लेने वाली जड़ें ऊपर की ओर होती है, अगर पानी में दलदली है तो ऊपर की ओर होकर वो सांस हवा अपना ले लेते हैं। और मैंग्रोव जो है चरम जलवायु घटनाओं से कैसे सुरक्षित रहते हैं। देखिए, दलदल और दलदली क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले मैंग्रोव एक तटीय वन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और चरम जलवायु घटनाओं जैसे चक्रवात एवं समुद्र के उभार वाली तूफानों के विरुद्ध जैव ढाल के रूप में ये काम करते हैं। ये इनका उपयोगिता होती है। कई ऐसे अध्ययन देखा गया है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा है, अगर वो मैंग्रोव्स के होकर मैंग्रोव क्षेत्रों से होकर गुजरता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में जब उड़ीसा में पिछले साल अक्टूबर में संभवतः तूफान आया था, तो जो भीतरकनिका जो मैंग्रोव क्षेत्र है उस क्षेत्र में प्रभाव उसका काफ़ी कम दिखा था अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि भीतरकनिका एक प्रमुख मैंग्रोव जो है वन क्षेत्र है। तो ऐसे में ये इनका है। और विश्व बैंक ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था, तो उसमें यह था कि जब चक्रवात आते हैं तो मैंग्रोव वन अपनी जड़ों और पत्तियों से पानी के प्रवाह को बाधित करके तूफानी लहरों के खिलाफ एक अवरोधक का काम करते हैं। साथ ही इसी रिपोर्ट में, इसी विश्व बैंक के रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अगर मैंग्रोव के साथ बुनियादी ढांचे को भी जोड़ दिया जाए, यानी जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं उनके साथ पीछे आप एक कंक्रीट का या इस तरह से एक बांध बना दें और उस मैंग्रोव उसके आगे मैंग्रोव लगा दें, तो ये इनके द्वारा प्राकृतिक चीज़ों से, प्राकृतिक तूफानों से और ज़्यादा बेहतर तरीके से संरक्षण किया जा सकता है। भारत में मैंग्रोव की क्या स्थिति है, अगर हम उसको देखें तो भारत में कई स्थानों पर मैंग्रोव पाए जाते हैं, जिसमें से सुंदरवन, अभी जैसे मैंने देखा ये बांग्लादेश में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा जो है मैंग्रोव क्षेत्र होता है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में कृष्णागुड़ा डेल्टा, ओडिशा में भीतरकनिका क्षेत्र, अंडमान, केरल, गुजरात, तमिलनाडु आदि मैंग्रोव वन के कुछ क्षेत्र हैं। लगभग 9 राज्यों में ये पाए जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जो है 4,952 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन है, जिसमें पश्चिम बंगाल में अकेले ही 2,114 वर्ग किलोमीटर का मैंग्रोव कवर जो है पाया जाता है। और इसमें काफ़ी चुनौतियां भी होती हैं। भारत में मैंग्रोव वन क्षेत्रों को जो है कई सारे पारिस्थितिकी आबादी, देखिए मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्रों में बढ़ती आबादी, भूमि, इमारत, लकड़ी, चारा, ईंधन आदि अन्य कारकों के कारण इस पर दबाव भी आता है, जिसको संरक्षण के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं और उसके लिए मिष्टी परियोजना भी चल रही है। तो ऐसे में ये रिपोर्ट हमें बता रही है कि जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं उसमें हमें जो प्राकृतिक कारण है मैंग्रोव के खुद को संरक्षण करने को लेकर, उसके साथ इन्हें आजमाना चाहिए, तो संरक्षण के प्रयास हमें ज़्यादा मदद मिलेंगे। और ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि हमें इन जो मैंग्रोव को खुद को बचाए रखने की जो क्षमता है उसकी रेड लाइन या उसकी लिमिट को भी जांचने के लिए अध्ययन करने की ज़रूरत है, ताकि पता चल जाए कि कहाँ तक जाके वो अपना संरक्षण करना छोड़ देंगे। ठीक है, अगला जो हमारा समाचार है वो ये है कि आईफोन के रिकॉर्ड उत्पादन के कारण भारत का जो स्मार्टफोन निर्यात है वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से बढ़ा है। और देखा जाए तो जो वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो स्मार्टफोन है या मोबाइल फ़ोन है, यह निर्यात में दूसरा प्रमुख घटक हो गया है। ठीक है, हम जितना भी निर्यात करते हैं उसमें जो भी वस्तुएं या सेवाएं करते हैं उसमें जो वस्तुओं में जो दूसरा प्रमुख घटक जो है स्मार्टफोन हो गया है, आयल को पीछे छोड़ते हुए। तो ये एक प्रमुख उपलब्धि है। आइए इसको हम जरा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आईफोन के रिकॉर्ड उत्पादन के कारण इस वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीनों में भारत के मोबाइल फोन निर्यात में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। अप्रैल से जनवरी के दौरान मोबाइल फोन शिपमेंट का मूल्य 1.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। और पिछले इसी अवधि में, यानी पिछले साल इसी 10 महीने में यह 1 लाख करोड़ रुपए था। और ये उम्मीद है कि ये 1 लाख जो 50,000 करोड़ है ये अगले 2 महीने में, जैसे जनवरी में ही 25,000 करोड़ का निर्यात किया गया है, तो इसलिए उम्मीद है कि जो बचा 2 महीना है उसमें ये जो है कम से कम 1,80,000 करोड़ जो है ये पहुंच जाएगा। और यह वृद्धि मुख्य रूप से एप्पल द्वारा किए गए मजबूत प्रयासों के कारण हुई है, जिसमें वो क्या कर रहा है कि चीन से अपने जो सेटअप है
उसके समानांतर वो भारत में भी अपना जो है वैश्विक विनिर्माण केंद्र जो है बना रहा है, उसका लाभ भी हो रहा है। क्योंकि इसी अप्रैल और जनवरी के दौरान आईफोन का निर्यात 1 लाख करोड़ हो गया, यानी जो 1.5 लाख करोड़ का टोटल ओवरऑल फोन का निर्यात किया गया है उसमें 1 लाख करोड़ रुपए अकेले आईफोन का है। और पिछले साल इसी अवधि में जो 1 लाख करोड़ का निर्यात किया गया था उसमें से 60,000 करोड़ जो है आईफोन का था। यानी देखा जाए तो आईफोन ज्यादा तेजी से निर्यात बढ़ा, ये 50% बढ़ा है, तो ये बल्कि 2/3 गति से 60,000 करोड़ से बढ़ के 1 लाख करोड़ हो गया है। और ये बताता है कि कहीं न कहीं आईफोन में निर्यात बढ़ा है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात बास्केट में दूसरे सबसे बड़े आइटम के रूप में हो गया है। वाणिज्य विभाग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान भारत के निर्यात बास्केट में दूसरे सबसे बड़े आइटम के रूप में तेल उत्पादों से आगे निकल गया है। और ये क्यों हो रहा है? इसमें जो PLI योजना चल रही है 2022 से, उसका लाभ काफ़ी मिल रहा है भारत में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और खासतौर से मोबाइल निर्यात को मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। इसके कारण न केवल भारत में निर्यात बढ़ावा हो रहा है बल्कि आयात में भी कमी आई है और घरेलू मांग का लगभग 99% स्थानीय उत्पादन द्वारा पूरा किया जा रहा है। अभी अगर आप देखेंगे कि भाई चलो निर्यात 1.5 लाख करोड़ का हुआ तो उत्पादन कितना हुआ, यानी उसमें देखेंगे कितना घरेलू स्तर पे, तो अब पहले जो हम आयात करते थे उसका लगभग जितना हम उत्पादन 99% हम अपने मांग पे कर रहे हैं, बाकी 1% के लिए हमें अभी भी आयात पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो ये न केवल हमारे निर्यात को बढ़ा रहा है, हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान का न केवल निर्यात बढ़ रहा बल्कि घरेलू स्तर पे जो हम आयात करते थे उसको भी ये प्रतिस्थापित कर रहा है। और मोबाइल फ़ोन से जुड़े एक निकाय है इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन, उसने कहा है कि देश में मजबूत विनिर्माण आधार की स्थापना के साथ मोबाइल फ़ोन निर्यात 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले वित्त वर्ष में 1,30,000 करोड़ थी, यानी 50,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ होगा। और ये कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक उपलब्धि है। जरा से इसके आंकड़े देखा जाए तो देखिए, PLI योजना के कारण भारत में स्मार्टफोन का उत्पादन बढ़ा। PLI योजना जब लागू की गई 22,868 करोड़ रुपए का फोन निर्यात किया जाता था। अभी ये जो 10 महीना है, ये फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है 24-25, और इसमें जो 10 महीना ही हुआ है, अगर 1,50,000 करोड़ हो गया है और पिछले साल ये 1,29,000 करोड़ था, यानी 1,30,000 करोड़ मान लीजिए, और ये बढ़ के अभी 10 महीने ही ये बढ़ के इसे अगर 30,000 करोड़ ये भी बढ़ जाएगा तो उम्मीद की जा रही है 1,80,000 करोड़, क्योंकि पिछले साल इन्हीं 10 महीनों में 1 लाख करोड़ हुआ था। और इस बार जो है 30 करोड़ जो है 2 साल, और जनवरी में ही केवल 25,000 करोड़ बढ़ा है, इतना देख लीजिए। और इसी तरह से आप इसमें देख लीजिए कि ये नीचे वाला जो है आईफोन है, आईफोन में ये दिखा रहा है कि 25 में 10 महीने में 1,00,000 करोड़ है, जबकि उसके पहले 60,000 करोड़ था। तो ये कहीं ना कहीं ये ग्रोथ दिखा रहा है कि कहाँ 22,000 करोड़ था, कहाँ 1,50,000 करोड़ है। और उत्पादन के दृष्टि से देखा जाए तो PLI योजना का जब उत्पादन हुआ था तब जो है 2023-24 में ये 2,20,000 करोड़ था, अब जो है 24-25 में 4,22,000 करोड़ हो गया है। और ये इसी तरह से बढ़ता रहा तो अगले वित्त वर्ष में ये 5,10,000 करोड़ रुपए तक का उत्पादन इसके जरिए हो सकता है। उत्पादन ही नहीं, रोजगार में भी बेहतर रूप से इसकी भूमिका है। और कई लोग बता रहे हैं कि जो है 1,22,000 से ज़्यादा जो है एक्चुअल रोजगार जो है मिला है आईफोन के जरिए। देखिए, चालू वित्त वर्ष के अंत तक ये मोबाइल फ़ोन का निर्यात जो 1,50,000 करोड़ था वो बढ़ के 1,80,000 करोड़ हो जाएगा। और पिछले वित्त वर्ष के 1,29,074 करोड़ रुपए की तुलना में ये 40% का वृद्धि दर्शाता है। और 2020-21 में जब PLI योजना शुरू की गई थी तब से 680% से अधिक वृद्धि है। यानी PLI योजना जब शुरू की गई थी उससे लेकर लगभग 7 गुना या 680%, यानी 6 गुना और फिर उतना, यानी लगभग मान लीजिए 7 गुना ज़्यादा हमारा निर्यात बढ़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं PLI योजना जो है, प्रोडक्ट लिंक स्कीम जो योजना है, वह सफल हो रही है। अब जरा सा PLI स्कीम को लेकर देखा जाए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन निर्माण के लिए इसका प्रोत्साहन महत्वपूर्ण है। PLI योजना के तहत 2022-23 से लेके 2024-25 तक 3 वर्षों में सरकार ने $1 अरब या अभी के मूल्य के अनुसार देखा जाए तो 8700 करोड़ रुपए जो है, 8,700 करोड़ रुपए जो है सब्सिडी दी है मोबाइल फ़ोन निर्माताओं को। इसमें से सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाले 3 हैं, अगर उसमें एप्पल और उनके 3 अनुबंधकर्ता हैं,
जिसमें फॉक्सकॉन है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है और पेगाट्रॉन है। इन तीनों को मिलाकर ही 75% जो टोटल का मिला है उसका 75% इन तीनों को ही जो है उसका लाभ मिला है। और 5 लाभार्थियां अगर देखा जाए तो उसमें मिला के लगभग 98% हो गए हैं, जिसमें से एक सैमसंग और एक पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। ये जो पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स है ये भारतीय कंपनी है, बाकी इसके जो इधर के हैं, बाकी जो 4 ऊपर के हैं वो सब विदेशी कंपनी है। तो देखिए स्थानीय अनुबंध निर्माता डिक्सन, जिसे पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, ये भी Xiaomi, गूगल, सैमसंग और मोटोरोला जैसे कंपनियों के लिए ही सामान बनाता है। और इसमें तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो लावा है, भागवती है, ऑप्टिमम जैसी कुछ घरेलू कंपनियां हैं जो अपना खुद का फ़ोन लॉन्च करती हैं, उनके लिए बेहतर स्थिति नहीं है। यानी कि एक चीज़ तो है कि PLI स्कीम अच्छा काम कर रही है। उन फ़ोनों को जो कि बाहर के फ़ोन हैं, बाहर के ब्रांड हैं, चर्चित ब्रांड है, उनका यहाँ पे उत्पादन निर्माण बढ़ा है तो रोजगार भी बढ़ रहा है, GDP में भी योगदान हो रहा है, निर्यात भी बढ़ रहा है। लेकिन घरेलू स्तर की कंपनियां उस तरह से लाभ नहीं पा रही हैं। और PLI योजना जब से चल रहा है तब तक 8,700 करोड़ रुपए का सब्सिडी दिया गया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आया है कुल 8,282 करोड़। यानी जितना सब्सिडी दिया गया उससे थोड़ा बहुत कम ही इन्वेस्टमेंट आया है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत नहीं आया है, लेकिन चूंकि उन पहले से ही बेहतर प्रोडक्ट है, यहाँ पे वो वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो इसलिए वो उत्पादन में वो वृद्धि दिखाई दे रही है। और सैमसंग आदि तो पहले से ही ये काम वो चल रहा है और आगे भी इन क्षेत्रों में, यानी जो भी सरकार के 14-15 क्षेत्रों में जो प्रोडक्ट लिंक स्कीम है उसमें से सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है इसको देखने में मिल रहा है मोबाइल फ़ोन में, और उसमें भी एप्पल में। और दिख रहा है कि एप्पल धीरे धीरे आईफोन के सिवा और भी छोटे मोटे जैसे आईपॉड में भी शुरुआत करना शुरू कर रहा है निर्माण करना। और देखिए आगे वो क्या होता है, किस स्थिति में ये स्थिति जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है RBI डेटा। ये करके डाटा करके जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो RBI द्वारा आम लोगों के लिए लाया गया है, कि जो एक ऐसे लोग जो भारत के अर्थव्यवस्था, वित्तीय तंत्र के बारे में आंकड़ों को जानना चाहते हैं, उनके लिए उनके उंगलियों पर सही सूचना हो, एक जगह हो, सटीक सूचना हो, संतुलित तरीके से हो, व्यवस्थित तरीके से हो, जिससे वो भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में जान सके। साथ ही साथ इसमें बैंकिंग कुछ सुविधाएं भी है कि अगर इसके एक बैंकिंग आउटलेट के जरिए आप जहां भी है उसके आसपास के 20 किलोमीटर के एरिया में आपको कौन कौन सी बैंकिंग सुविधाएं हैं वो भी पता चल सकता है। साथ ही इसमें सार्क देशों के बारे में भी सूचनाएं, वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी। तो आइए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। चर्चा में क्यों है, देखिए 18 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय और व्यापक आर्थिक डेटा को अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए RBI डेटा मोबाइल ऐप पेश किया है। यह एंड्रॉयड और जो है आईफोन दोनों में जो है ये लग सकता है। एंड्रॉयड 12 और आईफोन में ये 12 वाला संस्करण से ऊपर के किसी भी जो है सिस्टम है एंड्रॉयड और आईफोन, उसमें ये जो है इस्तेमाल हो सकता है। यह नया एप्लीकेशन उन सभी लोगों के लिए एक सहज और उपयोग आसान प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले डेटा के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, इस मोबाइल ऐप के जरिए RBI आम जनता, विद्वानों और छात्रों को आसानी से सुलभ रूप से आर्थिक जानकारी उपलब्ध कराना चाहता है। यानी कि अब इस डेटा के आधार पर अब आप लोग जब चाहेंगे तब RBI के उस ऐप पर सटीक जानकारी करके और आप अपने को अपडेट कर सकते हैं। छात्र हैं, शिक्षक हैं, विद्वान हैं, वो उनके लिए बहुत ढेर सारा घूमने के लिए RBI खुद ही ये जो है विकल्प उपलब्ध करा दे रहा है, क्योंकि इसमें जो डेटा होंगे ना वह एक RBI डेटा देगा तो वो एक रिलायबल स्रोतों से डेटा होगा। तो जो डेटा को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन चलता है वो कम हो जाएगा और लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से आर्थिक डेटा को जानने लगेंगे। और ये कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से लोगों को कह सकते हैं शिक्षित बनाने की भी एक व्यवस्था चल रही है। देखिए ये जो मेन है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये आर्थिक डेटा का ये विशाल भंडार होगा। इसमें लगभग 11,000 से अधिक आर्थिक डेटा श्रृंखलाओं तक पहुंच प्रदान करेगा और ये उपयोगकर्ताओं के लिए प्रामाणिकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करेगी। इसमें जो जानकारी दी जाएगी आर्थिक डेटा को लेकर कि विभिन्न आर्थिक संकेतों का क्या क्या पता चल सकता है, मुद्रास्फीति और मूल्य सूचकांक के बारे में जानकारी मिल सकती है, बैंकिंग और मौद्रिक आंकड़ों से जुड़े जानकारी मिलेंगे, राष्ट्रीय आय और GDP का रुझान क्या है इससे प्राप्त हो सकता है, बाहरी व्यापार और भुगतान संतुलन के बारे में जानकारी मिल सकती है, सरकारी वित्त और राजकोषीय नीति डेटा के बारे में जानकारी मिल सकती है। यानी आप देश के आर्थिक और वित्तीय हालातों से जुड़े हुए एक कह सकते हो कि
प्रामाणिक और प्रासंगिक सूचना को एक ऐप के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप की विशेषताओं में दूसरी विशेषता है कि अनुभवकर्ता को बेहतर बनाने के लिए, उनके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई तरह की सुविधाएं हैं। जैसे लोकप्रिय रिपोर्ट अनुभाग, जिसमें जो बहुत चर्चित रिपोर्ट है, ज़्यादातर लोग उसको सर्च करते हैं, वो अलग से दिखाई जाएगी। आप वहां जाके उस डेटा से उसके आंकड़ों को आप देख सकते हैं। उन्नत खोज कार्यक्रम, अगर कोई बेहतर आप उसी में विशिष्ट डेटा ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए भी खोज का ऑप्शन है, जो कई अनुभागों के माध्यम से नेविगेट करेंगे। आप बार बार जाएंगे, उससे अच्छा आप उसको सीधे सर्च करिए और वहां तक आपको पहुंच उपलब्ध करा देगी। साथ ही साथ ये बैंकिंग आउटलेट लोकेटर भी है कि आप जहां पे हैं उसके 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी बैंकिंग सुविधाएं आपको मिल रही है वो इसके जरिए आप पा सकते हैं। ये उन व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए फायदेमंद है जो आसपास की अपनी बैंकिंग सेवाएं चाहते हैं। कहीं होता है ना कि क्या कौन सा सेवा है, हालांकि वो तो एंड्रॉयड फोन में है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है। इसमें आप एक ही से जरिए आपको पता चल जाएगा कौन कहां पे कौन सी सुविधाएं हैं। चूंकि आरबीआई का है तो ये ज्यादा विश्वसनीय सूचनाएं इसको आपको देगा। इसमें एक चीज और है कि ये अपने जो अपने सीमा, देश की सीमा के बाहर के भी जो रीजनल स्तर पे भी आर्थिक डेटा है वो भी उपलब्ध कराएगा। सार्क डेटा करके है, सार्क फाइनेंस करके इसमें है, एक ऑप्शन है। इसमें भारत विशिष्ट आंकड़ों से परे जाकर एक सार्क या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के देशों के आर्थिक डेटा तक पहुंच प्रदान करेगा। और इसमें सार्क देशों में कौन कौन है? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। तो इन देशों के बारे में भी ये सूचनाएं जो है प्रदान कर देगा कि अब उनके बारे में भी ये जानकारी उपलब्ध करा देगा कि वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है। तो ऐसे में ये अब आपको एक मतलब भारत के लोगों को ज़्यादा जागरूक, आर्थिक दृष्टि से और वित्तीय दृष्टि से ज़्यादा जागरूक नागरिक बनाने में आरबीआई की एक पहल है। और लोग जान सकेंगे अगर उनको फाइनेंशियल डिसीजन लेना होगा, किसी को निवेश करना है, किसी को आगे बिजनेस प्लानिंग करनी है, किसी को किसी क्षेत्र की पढ़ाई करनी है, क्या करनी है, तो वो उसके लिए आपको आपका जीवन बेहतर बनाने के लिए आरबीआई द्वारा ये आरबीआई डेटा मोबाइल एप्लीकेशन लाया गया है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।